8146. Seven nine five five. उसने उसके बॉडी पे एक होल किया, संदर्भ ऐसे ही है कि बॉडी पे एक छेद किया और उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। एनीवे, कहने का मतलब ये कि ये इंडियन इन ओरिजिन है। इवन अभी मैं एडवांस एक्यूपंक्चर में जो पढ़ा था, जो कंसेप्ट, वो सभी कंसेप्ट हमारे यहाँ देहात के लोगों को पता है, क्योंकि दैट इज इंडियन इन ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, अर्धांग वायु को, हेमिप्लीजिया इज कॉल्ड अर्धांग वायु. Vayu means wind. According to acupuncture, if the body is wet, अगर शरीर गीला है और उसको हवा लग गई तो पैरालिसिस हो सकता है। और हमारे यहाँ मराठी में, हिंदी में उसको हम अर्धांग वायु बोलते हैं, हिमप्लीजिया को। ये जो कंसेप्ट है, इसलिए हम यह हमारी हिंदी भाषा में कुछ ये है, जैसा हम कहते हैं गुस्से से अंधा हो गया। लिवर में अगर फायर बढ़ गया है तो गुस्सा आता है, एंड लिवर इज रिलेटेड टू आई। अगर फायर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो पर्सन कैन बिकम, ऑल ऑफ ए सडन पर्सन कैन बिकम ब्लाइंड, जिसको हम एलोपैथी में ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। ऐसी कई चीजें हैं। खुशी से पागल होना, अब हमारे भाषा में शब्द है। अब ज्यादा खुशी हो गई, एक्सेस जो है, damages the energy of heart, indirectly energy going to brain, and person can become पागल। ये एक्यूपंक्चर का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ देहात के अनपढ़ लोगों को भी ये पता है कि खुशी से पागल होना, गुस्से से अंधा होना। या हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अगर बर्निंग यूरिन किसको होता है, समर में लोगों को ड्यू टू एक्सेस हीट बर्निंग यूरिन होता है, तो उसको, जिसको हम एलोपैथी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहता है। देहात के लोग हमारे यहाँ उसको उनाड़ी कहते हैं। उनाड़ा का मतलब समर, यानी देहात के लोगों को पता है कि समर में एक्सेस हीट की वजह से बर्निंग यूरिन होता है। एमबीबीएस लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो उसको इन्फेक्शन समझते हैं। इन शॉर्ट, एक्यूपंक्चर इज इंडियन इन ओरिजिन। मैंने ये भी कहा है कि एक्यूपंक्चर इज इन द, जैसे कर्ण को महाभारत में दो माताएं थी, एक माता ने जन्म दिया, कुंती ने, राधा ने बड़ा किया। तो इंडिया इज इन द रोल ऑफ कुंती, द फर्स्ट मदर, जिसने पैदा किया लेकिन भुला दिया, गंगा में बहा दिया। एंड चाइना इज इन द रोल ऑफ सेकंड मदर राधा, जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया। एक्यूपंक्चर के जो भी रिसर्च हुए एक्यूपंक्चर पे, वो चाइना में हुए, इसलिए चाइना इज ऑफिशियली नोन एज द मदर, इसलिए दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल लैंग्वेज। तो वी शुड बी प्राउड। और हमारा सबका एक कर्तव्य है कि बिकॉज इट इज इंडियन इन ओरिजिन, हमारा एक दायित्व है कि हमने इसको सब लोगों ने मिलके इसको पॉपुलर करना चाहिए। देन नेक्स्ट, मैं खुद, जैसा रंजन जी ने बोला कि मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। मैं अकेला नहीं, मेरे बेटे भी दोनों एलोपैथी के डॉक्टर है, मेरी बीवी भी एलोपैथी के डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है। मेरा बहुत बड़ा मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल था। एलोपैथी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, मैंने छोड़ दी। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे पूरी दुनिया में लाइव इंटरव्यू हुए, इंक्लूडिंग बीबीसी लंदन। लंदन में इंटरव्यू हुआ लाइव, बीबीसी लंदन। वहां भी मुझे पूछा गया है कि आप एलोपैथी के डॉक्टर होते हुए आप एक्यूपंक्चर की तरफ क्यों आए। एलोपैथी इज ऑल्सो वेरी गुड साइंस। मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन दुनिया में कोई भी मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ फायदा ही फायदा है, कोई लिमिटेशन या नुकसान नहीं, ऐसा कोई। जैसे हर कॉइन को टेल और हेड दोनों साइड रहते हैं, हर मेडिकल साइंस। इसलिए जब मुझे पूछा जाता है कि व्हिच इज द बेस्ट सिस्टम, व्हिच इज द बेस्ट पैथी, आई से क्यूरोपैथी इज द बेस्ट पैथी। जो पैथी से पेशेंट अच्छा हो सकता है वो अच्छी है।
कुछ केसेस में एलोपैथी अच्छा है, किसमें होम्योपैथी अच्छा है, किसमें आयुर्वेद अच्छा है, किसमें एक्यूपंक्चर अच्छा है. We have to practice as a holistic medicine. क्यूरोपैथी यानी जो सिस्टम पर्टिकुलर पेशेंट को उसकी बीमारी में लाभदायक है उसको रिकमेंड करो. एंड सेकंड पैथी इज सिंपैथी. डॉक्टर शुड हैव सिंपैथी फॉर द पेशेंट एंड अनफॉर्चुनेटली दिस सिंपैथी इज मिसिंग क्योंकि डे बाय डे ये मेडिकल साइंस ये नो मोर इट इज अ प्रोफेशन, इट इज बीइंग अ बिजनेस. तो हमारा कर्तव्य है कि इसको बिजनेस से हटा के वापस प्रोफेशन. एलोपैथी में मैंने पैसा काफी कमाया लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिला. चलना नहीं जो है मुझे ऐसा लगता था कि हम सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जड़ का नहीं कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में 90% बीमारी है का हमको जड़ का ही पता नहीं. लंदन में मेरे लेक्चर्स थे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस. वहां मैंने कहा कि हम एलोपैथी के डॉक्टर खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं लेकिन ऑनेस्टली अगर हम सोचते हैं तो एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम एक भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते एलोपैथी में. बाकी को सिम्टोमेटिकली हम दबाते हैं. जैसे जमीन से घास आती, जितना घास दिखता है उसको काटते हैं, घास और आती फिर उसको काटते हैं, यानी जिंदगी भर मरीज को दवा लेते रहना. दिस वॉज द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने एलोपैथी को टाटा बाय बाय किया. और क्योंकि एक्यूपंक्चर में अगर एक्यूपंक्चरिस्ट का नॉलेज अच्छा है पर्टिकुलरली 5 एलिमेंट्स का, पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, 5 एलिमेंट, ये अगर बेस पक्का है इन यांग तो एक्यूपंक्चर वाला बीमारी की जड़ को ढूंढ सकता है और उसको ट्रीट कर सकता है. आप सब एक्यूपंक्चरिस्ट है मोस्ट ऑफ यू. जो नहीं है उनके लिए कि अपने शरीर में अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर अपने शरीर में 14 मेरिडियन रहते हैं. ब्लड वेसल में जैसे ब्लड फ्लो होता है वैसा मेरिडियन में एनर्जी फ्लो होती है जिसको चाइनीज भाषा में ची कहते हैं. एक्सेप्ट एलोपैथी ऑल मेडिकल साइंसेस बिलीव द एक्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप एलोपैथी वाले एनर्जी को बिलीव क्यों नहीं करते या प्राण को बिलीव क्यों नहीं करते. जैसा एलोपैथी में वी आर ट्रीटिंग ओनली बॉडी, इन एक्यूपंक्चर और अदर इंडियन साइंसेस वी आर ट्रीटिंग बॉडी, माइंड एंड सोल ऑल टेकन टुगेदर विद इमोशंस. एलोपैथी में हम उसको डेड बॉडी समझते हैं जैसे एज इफ इट इज अ मशीन. तो पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप एलोपैथी वाले एनर्जी को प्राण को बिलीव नहीं करते. मैंने कहा भाई हम मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडीज को डिसेक्ट करके साइंस सीखते हैं और डेड बॉडी को ना तो प्राण है ना तो एनर्जी है, हम इसलिए बिलीव नहीं करते. बट वेदर वी बिलीव और नॉट एनर्जी डज एग्जिस्ट. Indian sciences, most of them are energy-based sciences which believe in soul as well as energy. So, number one, as I told you, we can find out the root cause of the disease in acupuncture and treat. दूसरी बात, मैंने एलोपैथी छोड़ने का दूसरा एक मेन कारण कि एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि जब पेनफुल कंडीशन जो है वहां हम पेन किलर देते हैं. जैसा घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, हम एक्सरे हमारा करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं लैक ऑफ लुब्रिकेशन है, डिस्क पतली हो गई वगैरह वगैरह, एंड वी आर गिविंग पेन किलर. पेशेंट इज हैप्पी. मैं यही करता था. पेशेंट्स मेरे खुश थे लेकिन मैं खुश नहीं था. मुझे लगता था कि समवेयर और द अदर आई एम चीटिंग माय पीपल. मैं उनको बोलता हूँ कि आपको घुटने में पेन ऑयल नहीं है इसलिए पेन हो रहा है और मैं दे रहा हूँ पेन किलर. व्हाट इज पेन किलर? वो ऑयल बढ़ाता है क्या? नहीं बढ़ाता. पेन किलर क्या करता है? आपके ब्रेन को डिसेंसिटाइज करता है, यानी जो दर्द है वो सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता. ये तो गलत बात है. इसमें फायदा क्या है? गलत बात है. जैसे आपके घर में कोई सांप निकला तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि सांप को मारो पकड़ो. हम क्या बोलते हैं आंखें बंद करो तो आपको सांप दिखेगा नहीं. आंखें के बंद करोगे सांप दिखेगा नहीं, आप खुश हो जाएंगे. लेकिन सांप काटेगा नहीं इसकी गारंटी क्या है? तो पेन किलर एक्चुअली पेन किलर मैं रूटीन आई एम नॉट यूजिंग पेन किलर to suppress pain because my principle is don't suppress pain, find out the root cause of pain and treat it.
पेन इज अ बोन, पेन ये वरदान है। आपके बॉडी में कहीं कुछ बीमारी होती है तो आपको दर्द होता है, बाय वे ऑफ द पेन बॉडी आपको एक इशारा करती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, गो टू डॉक्टर, फाइंड व्हाट इज रॉन्ग एंड गेट इट ट्रीटेड। पेन को दबाना एक गलत है। इन वेरी वेरी एक्सेप्शनल कंडीशंस, जैसा मेरा अभी लेक्चर है, मुझे बहुत दर्द है, फॉर द टाइम बीइंग आई मे टेक किलर, मैं लेता नहीं, एक उदाहरण दे, बट अदरवाइज painkiller I am not using in my practice, though acupuncture has been scientifically proved to be the best painkiller. Acupuncture का पेन किलिंग एक्शन है, इट मैचेस विद मॉर्फिन एंड पिजिडिन, जो एलोपैथी में हार्ट अटैक का पेन या कैंसर का पेन के लिए यूज करता है, उतना अच्छा पेन किलर एक्यूपंक्चर है। इन चाइना एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया करते थे, मैं भी जब एलोपैथी प्रैक्टिस करता था, हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया में मैंने कुछ ऑपरेशन किए, बट स्टिल आई एम नॉट यूजिंग एक्यूपंक्चर एज अ पेन किलर। When it comes to acupuncture, लोगों को ये लगता है कि ड्रगलेस थेरेपी है तो इसमें ट्रीटमेंट ऐसा क्या हो सकता है बिना दवा, क्योंकि हर एक के दवा क्लिन पे गोड़ रहता है, दवा खाना, यानी हमारे दिमाग में ये घुसाया गया है कि दवा खाए तो ही आप अच्छे हो सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि बिना दवा अच्छा कैसा होगा, तो पेशेंट आपका पूछ सकता है कि कैसा होगा, तो अपनी स्किन जो है उसके नीचे मेरिडियन रहता है, एज आई टोल्ड यू, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है, वैसा इसमें एनर्जी फ्लो होती है, इसमें अगर कहीं रुकावट होती है, मेरिडियन में कुछ कारण से अगर रुकावट होती है, तो जहां रुकावट हो गई उसके पहले का पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट में एनर्जी इकट्ठा होती है, दैट बिकम्स अ पेनफुल पॉइंट, जिसको हम एक्यूपंक्चर में आशी पॉइंट बोलते कहते हैं, दैट इज कॉज ऑफ पेन। और जहां रुकावट हो गई उसके आगे एनर्जी का सप्लाई कम होता है, उस एरिया में देर में भी टिंगलिंग, नमनेस, झुमझुम होता है, और वीकनेस, और लॉस ऑफ एक्शन, और पैरालिसिस, और वीकनेस। अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में दो टाइप के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, पेन के और पैरालिसिस डिसऑर्डर्स। ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेरिडियन इज द मेन कॉज। जो हम क्या करते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक अ होल, और जहां आशी पॉइंट रहता है दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू एक्यूपंक्चर पॉइंट, क्योंकि वहां स्किन का थिकनेस कम हो जाता है। तो मेरे कोर्सेस में, मेरा नेक्स्ट कोर्स अभी 17 तारीख से शुरू हो रहा है, मेरे कोर्सेस में आई टीच यू ऑल साइंटिफिक प्रॉपर्टीज। I am the only non-Chinese who is professor of acupuncture in China. I was appointed in Beijing Meridian Research Center, China, जहाँ मेरिडियन पे और एक्यूपंक्चर पॉइंट पे हमने काफी रिसर्च किया हुआ है। एक्यूपंक्चर पॉइंट जो रहता है वहां स्किन का थिकनेस कम रहता है, इट इज एज गुड एज अ होल। जैसे अपने रूम को एक विंडो है, चोर को अगर आना है तो विंडो में से तुरंत आ सकता है, दीवार तोड़ के नहीं आएगा। वैसा इलेक्ट्रिक करंट या कोई स्टिमुलेशन बॉडी में जाना है तो एक्यूपंक्चर के पॉइंट थ्रू इजीली जाएगा, बिकॉज देयर इज लिस्ट रेजिस्टेंस। इन एक्यूपंक्चर व्हाट वी आर डूइंग, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट में से नीडल अंदर डालते हैं, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है नीडल को रोटेट करते हैं उंगली से या मशीन से, और उसमें जो रुकावट है वो निकल जाती है। So in pain and paralysis, this is action of acupuncture. Secondly, our body, अपना शरीर पंच महाभूत से तैयार होता है, 5 elements. There are cycles in 5 elements acting. मदर सन लॉ है, एक्टिंग साइकिल है, काउंटर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग है. These all I teach in detail in my course. सिस्टेमिक डिसऑर्डर जो रहते हैं, सिस्टेमिक डिसऑर्डर का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा हार्ट, किडनी, इन शॉर्ट हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, कान, नाक, आंख, इनकी जो बीमारियां हैं, दे आर कॉल्ड एज सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स। अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में मेजॉरिटी सिस्टेमिक डिसऑर्डर को रूट कॉज का पता नहीं है, इसलिए हम जिंदगी भर, जैसा हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेनेंस के लिए हम दवा देते हैं। ये डिजीजेस क्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हम हार्ट वाले को हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, किडनी वाले का किडनी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर,
कोई भी चीज का, जैसे हार्ट, किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी जड़ दूसरी तरफ रह सकती है। आई गिव वन एग्जांपल। मेरे पास एक वीआईपी आया था, महाराष्ट्र विधानसभा का उपसभापति। उसका हार्ट रेट एकदम कम हो गया। हार्ट रेट वाज 48 पर मिनट। कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको बोला कि पेसमेकर लगाना पड़ेगा क्योंकि पल्स रेट बहुत कम है। सो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इट इज डिजीज ऑफ हार्ट। दिस पेशेंट वाज ब्रॉट टू मी। मैंने जब उसको चेक किया, एग्जामिन किया, तो मुझे ये पता चला कि इसका रूट कॉज हार्ट में नहीं है, लिवर में एनर्जी कम है। लिवर इज मदर ऑफ हार्ट, so it is, the diagnosis is weak mother affecting the heart, weak liver affecting heart। मैंने लिवर की एनर्जी बढ़ाई, बिलीव मी, 3 महीने के ट्रीटमेंट में उसका पल्स रेट जो 48 का 72 हो गया। दोबारा उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया। पहले के ईसीजी में पीआर इंटरवल बहुत लंबा था, तो उसकी वजह से उसका डायग्नोसिस हुआ था हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक which needs pacemaker। मैंने ट्रीटमेंट हार्ट का नहीं किया, लिवर का किया, उसका हार्ट नॉर्मल हो गया, ईसीजी नॉर्मल हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, हम जड़ को ट्रीट करते हैं। दूसरा एक पेशेंट आया था कान का, उसको सुनने को कम आ रहा था। नो, रूटीनली वी थिंक कि कान इज रिलेटेड टू किडनी, इट इज ओके, बट इन दिस केस किडनी में एनर्जी इसलिए कम थी कि लंग में एनर्जी कम थी। लंग इज मदर ऑफ किडनी। मैंने किडनी का ट्रीटमेंट नहीं किया, मैंने उसके लंग को टोनिफाई किया और उसका डेफनेस अच्छा हो गया। दिस इज ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर। अगर 5 एलिमेंट पे आपकी मास्टरी है, इन माय ऑल कोर्सेस आई फोकस मेनली ऑन डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट, फाइंड आउट द रूट कॉज, एंड दिस इज द मेन रीजन क्योंकि मैंने एलोपैथी छोड़ा। क्यों छोड़ा? एलोपैथी इज ब्यूटीफुल साइंस, वैसा ही बहुत मिल रहा था, लेकिन जड़ ढूंढ नहीं सकते। In acupuncture you can find out the root cause in systemic disorders। एलोपैथी में बहुत बार क्या करते हैं हम, we give some funny names और उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, जबकि हमको कुछ पता ही नहीं। जैसा कोई आदमी को लिखने को प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं राइटस क्रैम्प्स, और लोग उसको डायग्नोसिस समझते हैं। राइटस क्रैम्प्स इज नॉट अ डायग्नोसिस। राइटस क्रैम्प्स का मतलब लिखने में प्रॉब्लम है, वो तो पेशेंट ने हमको बोला है, और उसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? डिप्रेशन। नाउ डिप्रेशन इज नॉट अ डायग्नोसिस, इट इज कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट, इट कैन नॉट बी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसको कहते हैं कि व्हाट इज कॉज ऑफ डिप्रेशन? बोलते हैं ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी इज नॉट अ डायग्नोसिस। ऑप्टिक नर्व खराब हो गया, दिस इफेक्ट ऑफ डिजीज। अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में इफेक्ट ऑफ डिजीज को ही हम डायग्नोसिस समझते हैं। इन एक्यूपंक्चर डॉक्टर लुइस वे इज डिफरेंट। I find out the root cause of the problem, कि उसकी जड़ क्या है, that is diagnosis। मेरे पास एक पेशेंट आया था ऑप्टिक एट्रोफी का, टोटल अंधी, 32-year-old male from Hyderabad, 32 years old। According to allopathy, optic atrophy cannot be treated, नर्व को हम मर गए समझते हैं। इन एक्यूपंक्चर हम उसको मुर्दा नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि अनकॉन्शियस है या सोई हुई है, इसको हिला के उठा सकते हैं। तो उस केस में मैंने उसका जड़ ढूंढा कि इसकी नर्व क्यों काम नहीं कर रहे। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, लिवर सप्लाइज एनर्जी टू आई, बट दिस इज इफेक्ट। कॉज क्या है? मैंने जब एग्जामिन किया, मुझे पता चला कि शी हैड वेरी सीवियर कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से उसके बॉडी में मेटल एलिमेंट बढ़ गया। मेटल एलिमेंट बढ़ गया, इट ओवरएक्ट्स ऑन वुड एलिमेंट। वुड इज liver and gallbladder which supplies to retina and optic nerve of the eye। अब इसको एलोपैथी में बिलीव ही नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती। मैंने इस पेन को 2 ही पॉइंट लिए एक्यूपंक्चर को, एक उसका मेटल एलिमेंट कम करने के लिए, दूसरा उसका वुड एलिमेंट बढ़ाने के लिए। बिलीव मी, इन 10 days she was almost normal। So acupuncture is a wonderful science to treat all so-called incurable disorder। एलोपैथी में कई बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मेरे बुक में मैंने लिखा है कि हम इसलिए कहते हैं कि हमको पता ही नहीं कि ये बीमारियां क्यों होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी कई बीमारियां हैं, डीमाइलिनेशन है।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एलोपैथी हम उसको लेबल करते हैं ऑटो इम्यून, और उसको लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड या एंटी कैंसर। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये सभी केसेस एक्यूपंक्चर से मेजोरिटी केसेस को अच्छा फायदा होता है, क्योर भी होते हैं। कई मेरे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो आरए पॉजिटिव थे वो आरए नेगेटिव हो गए, फिर कैसे हो गए? अगर इनक्यूरेबल है, मेरे पास तो पूरी दुनिया से ऐसे ही सो कॉल्ड इनक्यूरेबल की लिस्ट एलोपैथी में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसको हम इनक्यूरेबल समझते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट अभी जो बहुत कॉमन है दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, इट इज आल्सो कॉल्ड पीसीओएस। इन पीसीओएस ओवरी में सिस्ट तैयार होती है, इट इज कॉमन इन गर्ल्स। ओवरी में सिस्ट तैयार होते हैं, मल्टीपल सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो लड़की का मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होता है या मेंस्ट्रुएशन आता ही नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कभी खुशी कभी गम, मोटापा होता है और फेस पे हेयर आते हैं। इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इट इज वेरी कॉमन। मैं सोच रहा हूँ कि आजकल ये कॉमन क्यों है। पहले तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब तो पीसीओडी का हमने नाम भी नहीं सुना था। नाउ इट इज वेरी कॉमन। और एलोपैथी में इसको कोई ट्रीटमेंट, एलोपैथी में हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है उसके लिए गोलियां हार्मोन की, जब तक ये गोलियां देंगे आएगा, गोलियां बन के मेंस्ट्रुएशन बंद होगा। वो फिर उसको मूड स्विंग के लिए वी गिव ट्रैंक्विलाइजर, मोटापे के लिए हम डायबिटीज की दवा देते हैं। दिस इज ऑल रॉन्ग। In acupuncture, we can find out the root cause of PCOS. In majority cases, the root cause can be in deficient kidney or deficient liver or deficient triple hormone. The cause may vary from person to person. एलोपैथी और एक्यूपंक्चर में एक मेन फर्क है। कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, मेरे भाई को आम काम का हो गया, कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट लो? अगर आपको जड़ से हटाना है, यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। लक्षणों का ट्रीटमेंट करना और रूट कॉज का ट्रीटमेंट करना, दीज टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा का केस है, एलोपैथी में आप फोन से पूछ सकते हैं कि कौन सी दवा खाओ, कौन सी गोली खाओ। इन एक्यूपंक्चर यू कैन नॉट आस्क, बिकॉज देयर कैन बी एटलीस्ट 24 different types of bronchial asthma, and this cause may vary from person to person. I'll give one very interesting case. मेरे स्टूडेंट ने बोला कि उसके लड़की को बैकएक बहुत होता है, एक्सरे नॉर्मल है और पेन किलर का इफेक्ट नहीं होता, एंड शी आस्क्ड मी कि सर टेल मी सम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स फॉर ट्रीटमेंट। मैंने बोला मैडम मैं लक्षणों का इलाज नहीं करता जब तक तुम्हारी लड़की को मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं उसका कॉज ढूंढूंगा नहीं, तब तक आई विल नॉट टेल यू एनी एक्यूपंक्चर पॉइंट। मैंने एक ही चीज मार्क की कि एक्सरे नॉर्मल है और पेन किलर का इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब कॉज मस्ट बी समथिंग वेरी रेयर। नेक्स्ट डे वो उसके लड़की को लेके आई एंड आई फाउंड द कॉज। वो लड़की के ब्रेस्ट बहुत हेवी थे, बहुत बड़े थे, एंड बिकॉज ऑफ हेवी ब्रेस्ट उसका पोस्चर ऐसा टेढ़ा हो गया था, ऐसी टेढ़ी हो गई थी वो ब्रेस्ट के वेट के वजह से, ऐसा कर्व, उसके वर्टिब्रल कॉलम को कर्व आ गया था, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज कॉज ऑफ हर बैकएक। देयर वाज स्ट्रेन ऑन स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रेन ऑन वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकएक कम करने के लिए मैंने उसके ब्रेस्ट का साइज कम किया, यानी पेन है बैक में, मैंने ट्रीटमेंट किया ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट का साइज कम किया, एंड बिलीव मी ब्रेस्ट का साइज जैसे ही कम हो गया उसका बैकएक बंद हो गया। दिस इज माय वे ऑफ ट्रीटमेंट। मैं लक्षणों का इलाज नहीं करता, और इसलिए जब तक पेशेंट खुद नहीं चेक करता हूं, जब तक मैं उसका कॉज नहीं ढूंढता हूं, टिल देन आई डोंट एडवाइज एनी ट्रीटमेंट, बिकॉज आई वांट इट टू बी क्यूरेटिव। अभी आजकल इनफर्टिलिटी के मेरे पास पूरे वर्ल्ड से आता है। एलोपैथी में अगर किसको बाल बच्चा नहीं, इनफर्टिलिटी, हम क्या करते हैं, आदमी का सीमेन एनालिसिस, वाइफ का एक्सरे निकाल के देखते हैं, HSG एक्सरे कहते हैं उसको, कि यूट्रस बराबर है क्या, ट्यूब नॉर्मल है क्या, मेंस्ट्रुएशन उसका नॉर्मल है क्या, चेक करते हैं, तो सब नॉर्मल है, तो हम बोलते हैं इट इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कई केसेस मेरे पास पूरे दुनिया से आते हैं। मैं उसमें आई ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द एंड ट्रीट।
मेरे पास एक एक्सप्लेन फर्टिलिटी की केस थी. When I had started acupuncture long back, I told you I was practicing as a gynecologist. एक patient आया, I was just in the field of acupuncture. He requested me कि सर आप चाइनीज साइंस सीख के आए तो मेरे लिए कुछ तो भी ट्राई करो. I was not at all confident. मैंने बोला भाई मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा. He was a case of azoospermia. शुक्र जंतु तैयार नहीं होते थे. Count was 0. I was not at all confident. उसने मुझे रिक्वेस्ट किया सर प्लीज ट्राई करो. मेरे पाँव पकड़ के रोने लगा. मैंने ट्रीटमेंट चालू किए. 3 महीने के बाद उसके वाइफ ने कंप्लेंट किया कि उसकी एमसी मिस हो गए प्रेगनेंसी. तो मैंने फिर इसका सीमेन एनालिसिस चेक किया तो कंफर्म कि इसके वजह से ये वो प्रेग्नेंट है. एंड बिलीव मी उसका काउंट जो 0 था स्पर्म काउंट, इट वाज 35 मिलियन पर ml. मोटिलिटी वाज 70%. यानी कंफर्म हो गया कि बच्चा उसका ही है. उसके बाद मेरा मैटरनिटी हॉस्पिटल था. 3 डिलीवरीज हमारे यहाँ हुए उसके वाइफ के. उसके बाद वो बोला सर आता लई झालं, बहुत हो गया, बंद कर. उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन, कुटुंब नियोजन का वैसेक्टोमी मैंने खुद के करके दिया. यानी संतान नहीं तब से संतान बंद करने तक A to Z ट्रीटमेंट वाज डन. सो इट गिव्स अ प्लेजर. लोग जब मुझे पूछते हैं कि आपने, मेरे जो एमबीबीएस के मित्र थे वो पूछते हैं कि सर आपने क्या कमाया एक्यूपंक्चर में जाके. मैंने ये कमाया मेंटल सेटिस्फैक्शन. ऐसे केसेस जब आप करते हो जिसको हम एलोपैथी में इनक्यूरेबल समझते हैं, एक भी केस आप करोगे तो जिंदगी भर आप खुश रहोगे. दिस इज द मेन अचीवमेंट इन एक्यूपंक्चर. मेरा एक मित्र ऑर्थोपेडिक सर्जन है. वो ऐसे एक दिन आया, अरे लोहिया तू घरदार छोड़ के घूमता है, क्या कमाया दिखा. मतलब कल आ दिखा था. नेक्स्ट डे ही केम टू मी, दाखव काय कमवलं, दाखव दिखाओ क्या कमाया. मैंने बोला चल बाहर जाके आते हैं, पान खा के आएंगे बाहर जाके. जैसे क्लिनिक से मैं बाहर निकला 20-25 लोग इधर से उधर से भागते आए और उन्होंने मेरे पांव छुए. मैंने मेरे मित्र जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसके तरफ देख के बोला कि मैंने यही कमाया. लोगों को कमाई यह लगता है कि कितने डायमंड खरीदे, कितनी मोटर कार है. दैट इज नॉट योर कमाई. ये तो आज है कल नहीं है. आपकी सही कमाई क्या है कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन, योर सोल मस्ट बी सेटिस्फाइड कि आई हैव डन समथिंग यूनिक. जो इनक्यूरेबल डिसऑर्डर है उसको अगर आप कुछ फायदा करके देते हो, उससे आपको जो समाधान मिलेगा वो जिंदगी भर रहेगा. ये ध्यान में रखो. एंड दिस इज माय मेन अचीवमेंट इन एक्यूपंक्चर. एक्यूपंक्चर के लिए मैंने मेरा पूरा लाइफ सैक्रिफाइस किया. व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एलोपैथी, मैं बीजेपी में आई वाज राइट टॉप. सेंट्रल लेवल तक आई वाज इन बीजेपी, वर्किंग विद प्रमोद महाजन एंड गोपीनाथ मुंडे. आई वाज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इन 17 institutions, medical institution, education institution, even in सामुदायिक विवाह में अध्यक्षता, health press reporter. I left everything in one day like this for acupuncture. That's why I could achieve. तो आपको भी मेरी ये सलाह है, आपको कुछ अचीव करना है तो आप you will have to lose something. No loss, no gain. This is principle of physics. One more thing, बीमारी का और एक कॉज रहता है, that is deficient immunity or excess of bacteria. जिन बीमारियों में फीवर आता है, बुखार आता है, बुखार क्यों आता है? 2 चीजें, एक्सेस ऑफ पैथोजन यानी बैक्टीरिया और वायरस अगर बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम एलोपैथी में एक्यूपंक्चर में एक्सेस यांग कहते हैं. और डिफिशिएंट इम्यूनिटी, बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम हो गई तो नॉर्मल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉज यू फीवर. मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, जब हमको ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा रहे थे, टीचर ने बोला कि इन ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, छाती के टीबी में देयर इज इवनिंग राइज ऑफ फीवर. शाम को बुखार आता है.
मैंने सर को पूछा कि सर ये बुखार शाम को ही क्यों आता है, सवेरे क्यों नहीं आता? सेकंड क्वेश्चन की टीबी में रात को ठंडा पसीना आता है। मैंने बोला रात को ठंडा पसीना क्यों आता है, दिन में गर्म पसीना क्यों? आई वॉज वेरी क्यूरियस व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट। सर ने बोला नॉनसेंस, यू आर नॉट रीडिंग द बुक, इट इज गिवन इन द बुक ऑफ मेडिसिन, गो एंड रीड द बुक। मैंने पोलाइटली बोला सर को कि सर ये बुक में दिया इसलिए नहीं आता है, आता है इसलिए बुक में दिया है। आई डोंट थिंक कि द ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया आर रीडिंग आवर बुक ऑफ मेडिसिन। टीचर को बहुत गुस्सा आया, मुझे क्लास में से हकल दिया, बोले जिंदगी में मेरा कभी लेक्चर अटेंड नहीं करना। यानी मेरे क्वेश्चन को उसके पास आंसर नहीं था और पनिशमेंट मुझे दिया गया। इन सभी चीजों का मेरे दिमाग में ऐसे बहुत क्वेरीज थे जिसका एलोपैथी में कहीं भी उत्तर नहीं मिला। जैसा मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था कि कैंसर की दवाइयों से कान, बाय द वे इन एक्यूपंक्चर वी हैव गॉट आंसर। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो एक्सेस बैक्टीरिया के वजह से नहीं होता, डेफिशिएंट इम्यूनिटी के वजह से होता है। इम्यूनिटी इज इन, इट इज इन सिंड्रोम, इवनिंग इज इन, नाइट इज इन, कोल्ड इज इन। इसलिए इवनिंग में फीवर आता है थोड़ा और रात को ठंडा पसीना आता है, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज इन डिजीज। दिस आंसर व्हिच आई फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपंक्चर। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था मेडिकल कॉलेज में, जब हमको पढ़ाया कि कैंसर की दवाइयों से कान बहरा होता है, सर के बाल झड़ते हैं, आदमी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पूछा क्यों? सर ने वही बोला कि बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक। मैंने बोला सर बुक में दिया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसलिए बुक में दिया। अगेन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपंक्चर वी नो द कॉज। इन एक्यूपंक्चर वी नो कि कोई भी दवा, अब एलोपैथी की सब दवाएं केमिकल रहती है, किडनी में फिल्टर होती है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर लीवर सप्लाइज एनर्जी। Liver is also related to erection. Deficient liver can cause erectile dysfunction. Deficient liver can cause optic atrophy according to acupuncture. और किडनी की एनर्जी कम हो गई, यहाँ के बाल झड़ेंगे, दांत जल्दी गिरेंगे, कान बहरा हो जाएगा, हड्डियों के प्रॉब्लम आएंगे। दिस वी नो अकॉर्डिंग। तो कैंसर की दवाइयां से या कोई भी एलोपैथी के मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? बहरापन है, जैसे एलोपैथी में इथाम्बुटल नाम का टीबी की दवा आती है जिससे कई लोग का ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। एलोपैथी की बुक में इतना ही दिया कि ऑप्टिक एट्रोफी इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इथाम्बुटल, लेकिन वो साइड इफेक्ट क्यों है ये एलोपैथी को पता नहीं है, बट हमको पता है बिकॉज वी आर प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर। सो इफ आई कंपेयर बोथ, एक्यूपंक्चर इज मच मोर लॉजिकल। सो अगर कोई आदमी को बुखार आ गया, आई टोल्ड यू बुखार मे बी ड्यू टू एक्सेस बैक्टीरिया। अब ये कैसे पहचानना? एक्सेस बैक्टीरिया की वजह से अगर फीवर है तो ऑल ऑफ ए सडन देयर विल बी हाई फीवर, ऑल ऑफ ए सडन अचानक बुखार आ जाएगा 102, 103, 104, जैसा मलेरिया में होता है, टाइफाइड में होता है। और डेफिशिएंट इम्यूनिटी की वजह से बुखार आता है तो इट विल बी स्लो इन ऑनसेट और बुखार कम रहेगा, जैसा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। एलोपैथी में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए पेशेंट की बॉडी, ए बैक्टीरिया, ए इम्यूनिटी, बैक्टीरिया बढ़ गई या इम्यूनिटी कम हो गई, एलोपैथी में हम एंटीबायोटिक देके बैक्टीरिया को मारते हैं। एक्यूपंक्चर में हम बैक्टीरिया को कुछ नहीं करते, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया कम होता है। We can treat all disorders, we can treat all fevers with acupuncture। और बहुत सीवियर रहा तो we can combine both antibiotic with acupuncture. In routine, I don't use antibiotic because what is meaning of antibiotic?
एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, एंटीबायोटिक इज अ ड्रग विच इज अगेंस्ट लाइफ। ये कहां लिखा है कि ओनली अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया और वायरस? इट इज अगेंस्ट लाइफ। कम प्रमाण में लिया बैक्टीरिया मरेगा, ज्यादा प्रमाण में लिया आदमी मर सकता है। जैसे चूहा खाने की दवा है, कम प्रमाण में लिया तो चूहा मरेगा, ज्यादा लिया तो आदमी भी मर सकता है। सो रूटीनली आई एम नॉट यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अगर बहुत ही सीवियर केस है, बहुत ही ज्यादा बुखार है, देन I may combine antibiotic with acupuncture. But even in routine, with acupuncture alone, you can treat all fevers by way of increasing immunity of the person. दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर जैन, उनके लड़के को सेरेब्रल पाल्सी का प्रॉब्लम था। Somebody told in Delhi कि go to Maharashtra Dr. Lohia. In allopathy there is no treatment. He can treat your child. जैन साहब ने दिल्ली से औरंगाबाद ट्रांसफर लिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, और उनके बच्चे की जब ट्रीटमेंट चालू थी तो मिसेस जैन साहब के वाइफ को खांसी शुरू हो गई और उसमें खून गिरने लगा। शी वॉज टेस्टेड, सभी टेस्ट उसके, यहाँ का एक बहुत बड़ा एलोपैथी का हॉस्पिटल है बजाज हॉस्पिटल, एक्सरे, MRI, उसका ESR, AFB, सब टेस्ट किए गए, मांटूस टेस्ट, and she was diagnosed as per case of pulmonary tuberculosis. जैन साहब का मुझे फोन आया कि भाई वो टीबी की दवाई लेने को बोल रहे, क्या करूं? मैं चालू करूं। I was at तिरुपति बालाजी that day. When I returned, वो मुझे मिलने को आए, बोले सर ये तो दवाइयां खाने से प्रॉब्लम बढ़ गया, बंद कर दो दवाइयां। ठीक है, बंद कर दो, एक्यूपंक्चर से करें। एक्यूपंक्चर में मैंने क्या किया, नंबर 1 उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन, उसके स्प्लीन और लंग में, स्प्लीन इज मदर ऑफ लंग, स्प्लीन और लंग दोनों में एनर्जी कम थी, तो स्प्लीन और लंग की एनर्जी बढ़ाई, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई, एंड बिलीव मी 15 दिन में सब सिम्टम गायब। उसको भूख लगने लगे, खांसी बंद हो गई, चलते समय सांस लगती थी वो बंद हो गए। बाद में मैंने एक्यूप्रेशर एडवाइस किया, 2.5 महीने उन्होंने एक्यूप्रेशर किया। फिर उसी हॉस्पिटल में वी गॉट ऑल टेस्ट रिपीटेड, सभी टेस्ट को हमने रिपीट करवाया। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, सभी टेस्ट उसके नॉर्मल आए। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का केस सिर्फ एक्यूपंक्चर से क्योर हो सकता है। रूटीनली हम किसका नाम, कोई पेशेंट का नाम दूसरे को नहीं बोलते अकॉर्डिंग टू मेडिकल एथिक्स, लेकिन आपको इसलिए बोला है कि जैन साहब ने खुद ने एक पर्चा दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, मेरा वहां अनुभव भवन में कैंप रखा था। आई वॉज ट्रीटिंग अबाउट 400 IT पीपल एवरी डे। उन्होंने खुद पर्चा निकाल के बांटे थे सबको कि मेरे बीबी का टीबी इससे अच्छा होगा। इतना ही नहीं, हमारे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाषण करके सब डॉक्टरों को बोला कि मेरी बीबी का टीबी डॉक्टर लोहिया ने एक्यूपंक्चर से अच्छे। कहने का मतलब है कि एक्यूपंक्चर इज अ वेरी गुड साइंस, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मतलब नहीं कि हर एक पेशेंट उससे अच्छा हो, बिकॉज एवरी साइंस हैज गॉट लक्ष्मण रेखा। दुनिया में कोई भी मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है कि जो 100% लोगों को 100% बीमारी से मुक्त करेगा। एक्यूपंक्चर इज नॉट अ मैजिक, कोई भी साइंस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू न्यूरोपैथी इज बेस्ट पैथी। हर एक पैथी को एक लक्ष्मण रेखा है, और हर एक करने वाले के नॉलेज की एक लक्ष्मण रेखा। मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट क्रॉस लक्ष्मण, दीज 2 लक्ष्मण रेखा। साइंस की लक्ष्मण रेखा कि साइंस में क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, और आपके नॉलेज, करने वाले के नॉलेज की लक्ष्मण रेखा। डोंट क्रॉस दिस 2 लक्ष्मण रेखा। रामायण इसलिए हुआ कि सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। आप ये 2 लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो रामायण नहीं होगा, महाभारत होगा, लोग पीटेंगे आपको। सो दो एक्यूपंक्चर is a good science, it has got some limitations. क्या कर सकते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम क्या नहीं कर सकते वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके
जैसा एक्यूपंक्चर का कैंसर में क्या रोल है, लोग पूछते हैं कैंसर में क्या रोल है, तो कैंसर इज इनक्यूरेबल। लेकिन कैंसर में हम पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जहां का कैंसर है उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। मेरा एक पेशेंट है बंबई में, जिसको 1998 में गर्भाशय का कैंसर हो, पहले उसको ओवरी का कैंसर हो गया, उसकी एक ओवरी निकाल दी। 2000 में यूट्रस का हो गया, फिर यूट्रस और दूसरी ओवरी दोनों ट्यूब निकाल दिए। 2002 में उसको पेट में सेकेंडरीज हुई है, तो डॉक्टर ने तभी ऑपरेट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीना चाहिए। ये बात कब की है? 2002 की। मैं कई इंडिया के कई लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट को मैं खुद मिला, बिकॉज पेशेंट वाज वेरी क्लोज टू मी, शी वाज सिस्टर ऑफ माय असिस्टेंट। सबने यही बोला कि मैक्सिमम इट इज कॉल्ड एज जायंट सेल कार्सिनोमा, एलोपैथी। सबने बोला कि 6 महीने के ऊपर नहीं। वी ट्राइड एक्यूपंक्चर, सिर्फ 3-4 महीने किया, बाद में उसको ही सिखा दिया कि घर के घर मूंग का दाना लगाओ, पॉइंट को एक्यूप्रेशर करो। आई एम हैप्पी टू टेल यू, आज भी, यानी 2002 में लोगों ने बोला कि 6 महीने के ऊपर नहीं जमी, आज भी वो ना सिर्फ जिंदा है, लास्ट ईयर शी वन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। चित्रकार है, अच्छे चित्र निकालते, शी फिट एंड फाइन। उसका एज अराउंड 60 है अभी, लेकिन अभी भी अच्छी है। दिस चैलेंज टू मेडिकल साइंस। एक्यूपंक्चर में कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जो एक्यूपंक्चर में आप एलोपैथी में बिलीव ही नहीं कर सकते। हमारा एक पेशेंट, उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया, पेशेंट के दोनों पांव का पैरालिसिस हुआ, यूरिन और टट्टी का कंट्रोल गया। उसको ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने बोला हम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन टेबल पे लेने के बाद पेशेंट ने पूछा कि ऑपरेशन के बाद मैं चलूंगा क्या? डॉक्टर ने बोला कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इस जिंदगी में आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हुआ। ऑपरेशन कैंसिल किया उसने मेरे पास। मैंने उसको बोला अकॉर्डिंग टू नॉन मेडिकल साइंस आप अच्छे नहीं हो सकते, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया नॉन मेडिकल साइंस इज ओनली 10%, unknown science is 90%. If you want, I can surely try. If you want, I can surely try. मैंने मेरा खुद का एक मेथड चालू किया है, हाउ टू रीजुनोवेट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम डेड समझते हैं, उसको कैसे स्टिमुलेट करना जिससे वो काम कर सकता है। वी ट्राइड ऑन दैट केस। बिलीव मी, उसको मैंने बोला अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एलोपैथी में अमावस की रात है, मैं तुमको, मेरे पास छोटा टॉर्च है, आई कैन ट्राई, देयर इज नो गारंटी होगा कि नहीं होगा, कब होगा, आई कांट, बट आई विल ट्राई। विद इन अ वीक 100% नॉर्मल, विद इन अ वीक यूरिन का कंट्रोल आ गया, टट्टी का कंट्रोल आ गया, दोनों पांव अच्छे हो गए। वो दूसरे पेशेंट को सपोर्ट करके लाने लगा, दूसरे पैरालिसिस। दिस केस वी हैड प्रेजेंट इन आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने अभी इंडिया में आई हैव अरेंज 8 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आते हैं, चाइना, जापान, मलेशिया। दिस केस वाज प्रेजेंटेड। मैं क्या करता हूँ, पेशेंट का ही लेक्चर रखता हूँ। पेशेंट खुद के कहता है, बोलता है मुझे ये प्रॉब्लम था, ये मेरा पहले का एमए का ऐसा ऐसा। वो पेशेंट को हमने प्रेजेंट किया, सब लोग ऑल वेर शॉक। मेरे कई स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, दे वर आल्सो इन शॉक। अच्छा कैसा हो, बुक में तो दिया, अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा कैसा। चाइना के डॉक्टर ने उसको उडवेट करने को लगाया, जहां फ्रैक्चर था वहां जोर जोर से मार के देखा, और फिर पूछा कैन यू लिफ्ट वेट, तुम वजन उठा सकते हैं? पेशेंट ने बोला कि मैं किराना दुकानदार हूँ, ग्रोसरी मर्चेंट। पहले मैं 70 किलो का थैला पीठ पे उठा सकता था, अभी एक्सीडेंट के बाद और डॉक्टर लोहिया सर के ट्रीटमेंट के बाद नाउ आई कैन लिफ्ट 110 kg ऑन माय बैक एंड ऑल वेर शॉक्ड। फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टूडेंट ने उठ के खड़ा हुआ, सर प्लीज कमेंट ऑन दिस केस। मैंने उसको एक ही बात बोला कि जब ट्रीटमेंट करते हो तो ये ध्यान में रखो, यू आर नॉट ट्रीटिंग डेड एमआरआई और डेड बुक्स,
you are going to treat a live patient. Treatment of MRI and treatment of patient, these two are two different things. मेरे पास जो कई पेशेंट आते हैं मैं उनकी रिपोर्ट देखता भी नहीं हूँ. I examine patient, I have my own diagnosis and I go accordingly. कई लोगों को लगता है कि एक्यूपंक्चर सिर्फ क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए, ऐसा नहीं है. एक्यूपंक्चर कैन ट्रीट एक्यूट डिसऑर्डर. जैसे एलोपैथी पॉपुलर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ झटपट रिलीफ. हम पेन किलर देते हैं, तुरंत पेन ध्यान में नहीं आता, पेन जाता नहीं, समझता नहीं, फिर भी पीपल आर हैप्पी कि एलोपैथी से तुरंत फायदा मिले. अगर आपको टेम्पररी होना है, तुरंत होना है, तो एक्यूपंक्चर इज फास्टर देन एलोपैथी. अगर किसको अस्थमा का अटैक आ गया, एलोपैथी में हम इंट्रावेनस अमाइनोफाइलिन देंगे, दवा लाना, सीरीज भरना, वेन ढूंढना, देना, उसके एक्शन होना कम से कम 5 मिनट जाते हैं. इन एक्यूपंक्चर अगर आप लंग 6 पॉइंट लेते हो, जिक्लेट पॉइंट ऑफ लंग, या किडनी 3 पॉइंट लेते हो, विद इन 15 to 20 सेकेंड्स अस्थमा का अटैक जाता है. ऑफकोर्स टेम्पररी. अगर आप रूटीन में टाइम इसलिए ज्यादा लगता है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग रिलीफ, कंप्लीट क्योर करना है तो टाइम लगने है. टेम्पररी रिजल्ट, जिसके लिए एलोपैथी पॉपुलर है, टेम्पररी रिजल्ट एक्यूपंक्चर से और ज्यादा फास्ट हो सकता है. लॉन्ग बैक मेरा बड़ा हॉस्पिटल था, आई टोल्ड यू. मेरे सिस्टर इंचार्ज, मेरे हॉस्पिटल में जो मेन नर्स थी, उसको डायरिया वॉमिटिंग शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस. अब गैस्ट्रोएंटेरिटिस को एलोपैथी में क्या करते हैं, हम उसको एंटी डायरियल, एंटी एमेटिक देते हैं, सलाइन लगाते हैं. उसको मैंने सिर्फ उसके नाभि पे मॉक्सा किया 5 मिनट. 5 मिनट में डायरिया बंद, वॉमिटिंग बंद. इतना क्विक इफेक्ट एलोपैथी का नहीं हो सकता. इसकी गर्दन अकड़ गई. ये SI3 पॉइंट को इफ यू जस्ट पिंच, यहाँ ऐसा करते हैं हम, या कोई नोकीली चीज लेके यहाँ जोर से प्रेस करते हैं, तुरंत गर्दन फ्री होती है. इतनी क्विक एक्शन एलोपैथी में भी नहीं है. इसको अगर कमर का दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर, तो देयर इज अ साइंस कॉल्ड एज ECO. एक्यूपंक्चर में एक सिस्टम है, इट इज कॉल्ड ECO. अगर यहाँ हम निडल लगाते हैं, यहाँ एट जंक्शन ऑफ दिस बोन एंड दिस बोन, कितना भी सीवियर पेन रहा, जैसे ही निडल लगाएंगे पेन गायब. सर्वाइकल और हाथ में अगर है तो ये बोन के नीचे, यहाँ अगर हम निडल लगाते हैं, दिस इज नॉट LI4, रिमेंबर LI4 इधर आएगा, ये इसके नीचे यहाँ अगर हम निडल लगाते हैं यहाँ, तो सर्वाइकल या हाथ का पेन तुरंत जाएगा. यहाँ लगाते हैं कमर का दर्द तुरंत जाएगा. अगर आपको तुरंत होना है तो एक्यूपंक्चर इज मच फास्टर देन एलोपैथी. किसको वॉमिटिंग हो रहा है, यहाँ पेरिकार्डियम 6 पॉइंट को प्रेस करने का, नॉसिया वॉमिटिंग इमीडिएटली कम होता है, यहाँ प्रेस करना. नॉसिया है, वॉमिटिंग है, एंजाइटी है, टेंशन है, यहाँ प्रेस करो, तुरंत कम हो जाता है. तो तुरंत ही होना है तो इट इज वेरी फास्ट. एलोपैथी से भी जास्त फास्ट. तो ये ऐसा, ये दिमाग से हटाओ कि एक्यूपंक्चर इज यूजफुल ओनली फॉर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स. इट कैन बी यूज्ड टू इन एक्यूट कंडीशंस. इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लीवर 3, LI11 को तुम निडल लगाओ, विद इन 10-15 मिनट्स ब्लड प्रेशर विल कम टू नॉर्मल. ऑफ कोर्स फॉर टाइम बिंग सिम्टोमेटिक. जड़ से करना है तो यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज एंड ट्रीट. इसके अलावा acupuncture can also, I have tried acupuncture even in acute emergencies when patient is about to die. Routinely I am not treating emergencies क्योंकि मैं तो कंटिन्यू घूमता हूँ. I am professor in 16 countries. अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन चालू है, अदरवाइज I am always traveling. मोर मेरा दिल्ली में सेंटर है. दिल्ली में मेरे 2 क्लिनिक है, पटेल नगर में, कल मैं आ रहा हूँ दिल्ली, तो मॉर्निंग फ्लाइट, पटेल नगर में है, लाजपत नगर में है, 3 दिन दिल्ली में हूँ. तो दिल्ली में, बम्बई में 4 सेंटर है, सूरत में है, कई जगह. तो आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग. सो आई एम नॉट ट्रीटिंग बिकॉज आई एम नॉट एट वन प्लेस. बट इन वन केस आई हैव ट्राइड. मेरे रियल चाची, ऑल ऑफ अ सडन शी बिकेम अनकॉन्शियस एट द एज ऑफ 72. शी वाज टेकन टू मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर. उसका ब्रेन का MRI किया एंड शी वाज डिक्लेयर्ड प्रैक्टिकली डेड. उसको एडमिट भी नहीं किया. उन्होंने कहा इट इज एक्यूट सेरेब्रल एट्रोफी.
शी इज अबाउट टू डाई, एडमिट नहीं करते हम, तुम लेके जाओ, सब रिलेटिव को इन्फॉर्म करो। दैट डे आई वाज एट दिल्ली, मुझे अंकल का फोन आया कि कम क्विकली। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट से मैं औरंगाबाद आया, कार लेके वहां गया, अच्छी जगह रहती थी, सब रिलेटिव्स गैदर हो गए थे। शी वाज अबाउट टू गो, आई थॉट इट इज अ चैलेंज टू एक्यूपंक्चर साइंस, आई शुड ट्राई समथिंग। नहीं तो इतना पढ़ाई करके, इतना काम करके फायदा क्या? अगर मैं मेरी चाची को वो एज गुड एज माय मदर, अगर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे नॉलेज का फायदा क्या? बिलीव मी, आई स्टेड देयर फॉर 4 years. I diagnosed based on acupuncture. My diagnosis was excess phlegm, depression. She was in depression due to liver deficiency leading to phlegm formation, and phlegm formation blocking the orifice of heart energy goes to brain. That was cause of her cerebral atrophy according to Dr. Lohiya. मैंने on this basis मैंने लीवर का एनर्जी बढ़ाया, फ्लेगम उसका कम किया, हार्ट का ओरिफिस को ओपन किया, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू on 4th day she was totally normal. On 4th day is the most difficult case in my life which I have treated. मैं कहने का उद्देश्य इतना ही है, कई लोगों को क्या लगता है कि एक्यूपंक्चर इज ओनली फॉर पेन एंड पैरालिसिस। इट इज नॉट लाइक दैट। एक्यूपंक्चर एक बहुत बड़ा साइंस है, जैसा एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर इज फुल फ्लेज्ड साइंस। शुरू में इन 2003 इंडियन गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर को मोड ऑफ थेरेपी बोल के मान्यता दी थी। उसके बाद हमने डिमांड की, आई एम चेयरमैन ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, हमने डिमांड की कि एक्यूपंक्चर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट मेडिसिन। मैंने डिमांड की और भी इंडिया में कुछ लोगों ने की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको बुलाया, हमको बोला कि तुम इसके डिटेल दो, प्रूफ दो कि हाउ इट इज अ फुल फ्लेज्ड साइंस। वी गिव इट, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू Indian government has recognized acupuncture as an independent system of medicine, लेकिन उसको आयुष के अंडर डाला हुआ है। अब हमारी डिमांड है कि आयुष में एक ए और बढ़ाओ, ए फॉर एक्यूपंक्चर, लेकिन अभी तक उसको मान्यता नहीं मिली। एज ऑफ नाउ वो आयुष में आता है और नेचुरोपैथी के अंडर उसको डाला हुआ है। और फाइट विल कंटिन्यू। वी आर डिमांडिंग कि अगर वो इंडिपेंडेंट सिस्टम है तो उसको इंडिपेंडेंट दर्जा मिलना चाहिए। So anyway, मिलेगा नहीं मिलेगा। राजाश्रय, फॉर मी राजाश्रय इज सेकेंडरी, वी वांट लोकाश्रय। लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सिर्फ राजा ने आश्रय देके, राजा ने रिकॉग्नाइज करके इसका भला नहीं होगा। वो तो पैसे दे लेके, आजकल लोग आज रोज फेसबुक पे आज देखते हो, ये अवार्ड मिला, अवार्ड मिला। अवार्ड बांटना, बेचना है, बहुत बड़ा धंधा हो गया। इसलिए राजाश्रय के बजाय हम लोकाश्रय के पीछे। आई वांट टू मेक द पॉपुलर साइंस पॉपुलर इन माय कंट्री। इंडिया में आई हैव गॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट है। वी हैव अ बिग नेटवर्क एंड ऑल ऑफ यू, आपको सबको भी मैं अपील करता हूँ कि आप सब, हम सब मिलके एक्यूपंक्चर साइंस को बड़ा करेंगे। एक्यूपंक्चर को बड़ा क्यों करना है? नंबर 1 कि एक्यूपंक्चर में हम जड़ को ढूंढ के क्योर कर सकते हैं। नंबर 2, एक्यूपंक्चर में दवा नहीं है, इट इज अ ड्रगलेस थेरेपी। इसलिए दवा के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एलोपैथी में हम केमिकल यूज करते हैं, केमिकल किडनी को खराब करता है, लिवर को खराब करता है। उसके फिर लिवर खराब हो गया तो आंखें जा सकती, इंपोर्टेंट हो सकता है। किडनी खराब हो गया, बाल जाएंगे, कान जाएगा, हड्डियां जाएंगी, कई साइड इफेक्ट होते हैं। इन एक्यूपंक्चर देयर आर नो साइड इफेक्ट इफ द एक्यूपंक्चरिस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसके आंख में निडल डाल दोगे तो वो आंधा होना ही है। इफ यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन देयर विल नॉट बी एनी साइड इफेक्ट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा बड़ा एडवांटेज, सपोज कोई आदमी को दवा लेना कंपल्सरी, जैसे कैंसर का पेशेंट, कीमोथेरेपी लेना ही है, हम क्या करते हैं, उसका कीमोथेरेपी चालू रखते हैं, और कीमोथेरेपी की वजह से उसका किडनी और लीवर को जो खतरा है, उसके लिए एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं, लीवर की किडनी की एनर्जी बढ़ाते हैं, ताकि कीमोथेरेपी फॉर कैंसर एंड एक्यूपंक्चर टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। एक्यूपंक्चर के फायदे ही फायदे हैं। ड्रगलेस थेरेपी है, वी कैन ट्रीट द रूट कॉज,
we can treat side effects of this allopathic or any other drugs. There are many advantages. तो मुझे लगता है मुझे जो टाइम दिया है वो खत्म हो गया। सो क्या बोलते हैं रंजन जी? थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं सर। थोड़ा हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अभी आपने कीमोथेरेपी के साथ किडनी पर काम करने की जब बात करी, हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गौतम। हमारे ये कई बार स्पीकर भी रह चुके हैं। डॉक्टर गौतम, आपका क्या कमेंट है एक्यूपंक्चर साइंस के रिगार्डिंग? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं 15 साल से ढूंढ रहा था कि पेन कैसे कम करें मेरे पेशेंट्स को स्टेज 4 कैंसर के लिए। तो मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया है, किया लोगों को एक्यूप्रेशर सिखाता हूँ। और बाकी मैंने रंजन जी को लास्ट ईयर भी बोला था कि एक्यूपंक्चर मुझे सही तरीके से सीखना है। मैंने बुक पढ़े हुए हैं। गुड गुड। तो फिर मैंने काफी ट्राई किया इसमें। ओजोन थेरेपी मैंने ट्राई किया, एक्यूप्रेशर ट्राई किया, नेचुरोपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदिक का पूरा ट्राई किया, मतलब उनका सब टॉक्सिन निकालना, पंचकर्मा, वो सब हमने ट्राई किया। फिर मैं एक एक्यूपंक्चरिस्ट है, एक सीनियर है वर्मा बोल के, हुबली में, मैं कर्नाटक में हूँ। अराउंड 85 ईयर्स के है। अभी उनको नहीं होता है ज्यादा करने के लिए, तो मैं मेरे थोड़े केसेस को मैं भेजता हूँ उनके पास जो स्टेज 4 कैंसर है। काफी लोगों का उससे ठीक हुआ है। एक मैं बोल सकता हूँ कि एक वर्टिब्रल कॉलम का 6 वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर है उनको। 30 साल से 6 वर्टिब्रल कॉलम का ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनको वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर होके कोलैप्स हुए। और उनको आज भी वो एक्यूपंक्चर लेते अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से वो एक्यूपंक्चर बार लेते हैं। और ही इज वॉकिंग अराउंड, अभी एट एज ऑफ अराउंड 80 ईयर्स इज वॉकिंग नॉर्मली। बीच में उनको पेन होता है, फिर 1-2 महीने के बाद एक्यूपंक्चर करते हैं, फिर उनका चलता है। लाइक बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हिज 6 vertebrae got collapsed. अच्छा। He is a meditation teacher himself. तो बहुत घूमना पड़ता है उनको, फिर भी he is managing. So acupuncture has a big role in, I think, and I am into quantum healing sir. डॉक्टर अमित गोस्वामी के साथ मैं टीच करता हूँ स्टूडेंट्स को वगैरह। तो हमारे में इसमें यही रहता है कि जो भी पंच तत्व है, जो भी हमारे नाइस टू नो डॉक्टर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम एक्यूपंक्चर सिर्फ साइड इफेक्ट काउंटरैक्ट के लिए नहीं करते। इन माय प्रैक्टिस आई एम डूइंग रिसर्च ऑन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रिनल फेल्यूर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, हम इससे जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। हमारे 70% सक्सेस रेट मिनिमम है। हम क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो हम डायलिसिस अलोंग विद डायलिसिस वी स्टार्ट एक्यूपंक्चर। अर्थात एक्यूपंक्चर सिर्फ किडनी को नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा, इफ किडनी इज नॉट फंक्शनिंग, कई केसेस मैंने देखे कि उसका रूट कॉज और कहीं हो सकता है। जैसे बॉडी में फायर ज्यादा है इसलिए किडनी काम नहीं कर रही, या किडनी का मदर लंग वीक है इसलिए काम नहीं कर रहे, या किडनी खुद में प्रॉब्लम है। वी ट्राई टू फाइंड द रूट कॉज एंड देन ग्रेजुअली हम उसका डायलिसिस का, जैसा शुरू में मान लो हफ्ते में 3 बार करता था, कुछ दिन के बाद हम हफ्ते में 2 बार करेंगे, फिर हफ्ते में 1 बार करेंगे, फिर 10 दिन को करेंगे। ग्रेजुअली हम टेपर ऑफ करते हैं उसको। सो एक्यूपंक्चर हैज अ एक्सीलेंट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉट ओनली रिनल फेल्यूर, क्रॉनिक रिनल फेल्यूर। मेरे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी कई केसेस आते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ऑटोइम्यून, हम उसको स्टेरॉइड देते हैं। एक्यूपंक्चर में मैंने कई क्यूर किए हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के किए हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के किए हैं। एक्यूपंक्चर इज अ ह्यूज साइंस, इट इज अ ह्यूज साइंस। वी हैव टू बी ओपन, अपना माइंड और ब्रेन ओपन होना चाहिए उसके लिए टू एक्सेप्ट सभी। मैंने जैसा कहा, सभी पैथीज, ऑल पैथीज आर वेरी गुड पैथीज। एलोपैथी अच्छा है, होम्योपैथी अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, एक्यूपंक्चर हर एक अच्छा है, क्योंकि पैथीज आर मेंट फॉर द वेलबीइंग ऑफ द पेशेंट। कोई भी पैथी पेशेंट का बुरा करने के लिए नहीं है, अच्छा करने के लिए है। एट द सेम टाइम देयर आर लिमिटेशंस टू ईच साइंस। तो हम क्या कर सकते हैं, दो को कंबाइन कर सकते हैं। बिकॉज आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, कुछ केसेस में, इन सम केसेस आई कंबाइन एलोपैथी विद एक्यूपंक्चर। जैसे मान लो बेड सोर का पेशेंट है, इन माय पेशेंट बेड सोर के पेशेंट में, इन एडिशन टू एक्यूपंक्चर आई एम इंजेक्टिंग प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट
एट पर्टिकुलर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एंड आई हैव फाउंड कि उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। या स्लिप डिस्क का पेशेंट है, एक्यूट सीवियर साइटिका है, तुरंत पेन कम करना है, तो वी कैन इंजेक्ट ओरोन at acupuncture point instead of pricking at our routine बटक posture। रूटीन में हम बटक में डीप इंट्रावस्कुलर देते हैं, उसके बजाय आशी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा 5 ड्रॉप्स एट ईच पॉइंट अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वी कैन गेट अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर एंड एलोपैथी। ऑल पैथीज आर गुड, वी कैन कंबाइन। जो आयुर्वेद है, मेरे कई स्टूडेंट होम्योपैथी के स्टूडेंट है, मैं उनको बोलता हूँ यू कैन कंबाइन होम्योपैथी विद एक्यूपंक्चर। एलोपैथी वाले को बोलता हूँ यू कैन कंबाइन एलोपैथी विद एक्यूपंक्चर। अपना उद्देश्य पेशेंट का अच्छा करना है, बाय हुक और हुक। We don't have ego for any pathy, we have respect for all pathy। यही है सर, क्वांटम हीलिंग इज सेम। आई मीन माइंड बॉडी मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, क्वांटम हीलिंग में यही होता है कि सारे पति एक ही रहेगा, एक एक पति का या दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक मेडिसिन। इसको एक शब्द है, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक मेडिसिन। या होलिस्टिक मेडिसिन। दूसरी बात है अल्टरनेटिव मेडिसिन इज रॉन्ग टर्म, मैंने उसका विरोध किया है। कई लोग क्या करते हैं, इनको अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन इज ह्यूमिलेटिंग टर्म। अल्टरनेटिव आप किसको बोलते हैं? अपने कार में पांचवा चक्का जो रहता है स्टेपनी, स्टेपनी इज अल्टरनेटिव। एक्यूपंक्चर इज और अदर सिस्टम, दीज आर नॉट अल्टरनेटिव, ऑल आर मेनस्ट्रीम सिस्टम्स। Complementary, we call it complementary medicine। All pathies they are complementing each other। इसमें superiority inferiority का कुछ ये नहीं है। We have due respect for all systems, maybe naturopathy, maybe yoga, maybe anything। आपसे बहुत सीखना है। मेरा ट्रेनिंग कोर्स अभी 17 तारीख से शुरू हो रहा है। हाँ सर, और मैं दिल्ली में हूँ मैं और कंसल्टिंग। ओके सर, यस यस, थैंक यू सर की वेबसाइट पर ट्रेनिंग कोर्स का डिटेल और अगर किसी को ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट करना है तो उसका सभी डिटेल आपको मिल जाएगा। drlohia.com सर की वेबसाइट है और इस पे अलग अलग शहरों में व्यवस्था उपलब्ध है, दिल्ली और मुंबई में ज्यादा है। तो आप ये वेबसाइट आपको मेरी हैप्पी कि मुझे आप लोगों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यू कैन टेक डाउन माय व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। आपको कुछ मुझे पूछना है, कुछ क्वेरीज करना है रिगार्डिंग एक्यूपंक्चर और एनीथिंग, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। फोन कॉल रूटीन में आई डोंट टेक बिकॉज आई एम वेरी बिजी, पर व्हाट्सएप आई विल आंसर। प्लीज यू कैन नोट डाउन माय व्हाट्सएप नंबर 9822 58501 9822 और मेरे दिल्ली के सेंटर जो इंचार्ज है, किसको कंसल्टिंग करना है या ट्रेनिंग अगर कुछ पूछना है तो मेरे दिल्ली के जो इंचार्ज है ही इज डॉक्टर विवेक गुप्ता। उनका नंबर है 8800, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 8800774540। ही इज विवेक गुप्ता, माय असिस्टेंट एट दिल्ली। फ्रॉम टुमारो आई एम एट दिल्ली फॉर 3 days। कल पटेल नगर में रहूंगा, फिर 2 दिन में लजपत नगर में रहूंगा, फिर 17 से मेरा ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो रहा है। आफ्टर ये ट्रेनिंग कोर्स एवरी सैटरडे संडे है, 3 घंटे ऑन। एंड आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स, ये कोर्स 2 महीने चलेगा, 5 वीकेंड्स। और बाद में जो कोर्स करेंगे टू मुंबई टू सी पेशेंट। मुंबई में हमारे 4 सेंटर है। डेली वी आर ट्रीटिंग एटलीस्ट 300 पेशेंट्स पर डे। अगर आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना है, वी अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू कम टू दिल्ली मुंबई। दे कैन सी 300 पेशेंट्स पर डे। और at Aurangabad in Maharashtra we have got indoor hospital, they can come and see patients। Aurangabad maybe you can see variety of patients। Learning is a unending process till our end of life, we can keep on learning को कोई एंड नहीं। मैं खुद को स्टूडेंट समझता हूँ एक्यूपंक्चर का, और मैं मरने तक मैं स्टूडेंट ही रहने वाला हूँ। एवरीबॉडी इन एनी फील्ड इज स्टूडेंट ऑफ दैट ब्रांच, नोबडी इज 100%।
So, Dr. Ranjan, should we stop now? Any other query by any doctors? You are welcome to ask. मौका मिला है तो मौके पे चौका मार लेना चाहिए. आप कोई भी क्वेश्चन आप बात कर सकते हैं. बात करो या बाद में मुझे व्हाट्सएप पे पूछे तो भी आई विल आंसर. डोंट वरी, यू कैन टेक योर ओन टाइम टू थिंक एंड यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल आंसर. आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे आज रंजन जी ने आपके सामने 4 शब्द रखने की परमिशन दी और मुझे आप सबको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं आज और 4 बजे मेरा और एक पब्लिक लेक्चर है. सो दिस इज रूटीन फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय. धन्यवाद सर. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. ओके.